हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है जल संसाधन। और हम ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जो मैप्स वगैरह है ना, वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और साथ ही में मैं बता दूं कि इस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं, आपको पता ही है एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू बनाए थे ना, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने एमसीक्यू अपलोड कर दिए थे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो ये सामने आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है विद नोट्स। मैं आपको बता दूँ, चाहे इतिहास हो गया, समाज विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र, ये जितनी भी बुक हैं हमारी, इन सारे की सारी बुकों के मैं जितने भी चैप्टर है वो अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक होगा। इतिहास की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो इतिहास के सारे चैप्टर आ जाएंगे। समाज विज्ञान की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो समाज विज्ञान के सारे चैप्टर आ जाएंगे। ओके। और मैंने हर चैप्टर के अलग से एमसीक्यू अपलोड करे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो एमसीक्यू वगैरह मिल जाते हैं, मैंने उनके लिए भी करे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त हो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, तो उनको भी आप वो वीडियो वगैरह सेंड कर सकते हो। बट हिंदी वाले बच्चों को एमसीक्यू नहीं मिलते, तो मैंने एमसीक्यू की अलग से वीडियो बनाई है। और सिर्फ मैं आपको बता दूँ, उसके अंदर एमसीक्यू नहीं है, उसके अंदर असर्शन और रीज़न, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे आपके लिए इंक्लूड किए हैं। ओके, चलो जी। और मैं साथ ही में ये भी बता दूँ आपको कि इस चैप्टर के जो नोट्स वगैरह है वो आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको पता ही है कि हमारी एक वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट बना दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो मेन पॉइंट स्टडी गूगल पे जाके लिखना है आपको। गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी और एंटर मारोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहले मेरे चैनल का लिंक आएगा, उसके बाद वेबसाइट आएगी। ओपन करोगे, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। साइंस के लिए भी मैंने एमसीक्यू वगैरह अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो। आप चाहो तो वहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूट का अलग से बटन है, पेटीएम वगैरह दे रखे हैं, है ना, मेथड दे रखे हैं पेमेंट के, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उससे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जो भी ऐड वगैरह चलेगी, आप चाहो तो उस पर 1-2 ऐड पे क्लिक कर देना, तो वो भी हमारे लिए एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ही होगा। ओके, तो चलो जी, हम करते हैं अपना चैप्टर शुरू। ओके, एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे दूसरे भी चैनल, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, अर्निंग से रिलेटेड चैनल है, 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पर हो चुके हैं। और मैंने वीडियो भी डाली है कि आप नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरी अर्निंग अभी तक आई भी नहीं है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सब्सक्राइब करो ना करो, उससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उससे कुछ सीखो, मैथड सीखो कि हम कैसे वगैरह अर्न कर सकते हैं। ओके। और इसी के साथ मेन पॉइंट गेमिंग है, यूनिक वर्ल्ड है, और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है। मैं जब हुमायूं टॉम गया था तो मैंने व्लॉग वगैरह बनाया था, कुतुब मीनार में भी व्लॉग वगैरह बनाया था, तो आप जाकर वो देख सकते हो। और कोई और जगह हो आपके दिमाग में कि यहाँ भी जाना चाहिए सर आपको, तो वो भी कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की बता सकते हो। अब करते हैं जी अपना चैप्टर शुरू। तो हमारे चैप्टर का नाम है जल संसाधन, ठीक है। और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो संसाधन, जल तो चलो हमें पता है पानी होता है। संसाधन, ये वाला जो वर्ड है हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। संसाधन क्या होता है? वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। और आगे भी डेफिनेशन थी कि जी टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसको थोड़ा साइड करते हैं अभी। बस इतना याद रखो, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या जल एक संसाधन है? बिल्कुल जल एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमें पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फैक्ट्री में, चाहे हम खेती करने की बात करें, खेती में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसलिए जल भी हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है। और आपको पता ही है हमारी पृथ्वी पे तो जल ही जल है। मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 पार्ट है ना, वो पानी से ढका हुआ है। आपको पता ही, आप देखते हो कभी पृथ्वी तो नीला नीला दिखता है ना, वो सारा पानी है। और मैक्सिमम जो है वो नीले से ही कवर होता है। आपने भी कभी अगर पृथ्वी की ड्राइंग वगैरह बनाई होगी तो ज़्यादातर नीले को कवर किया होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पे ज़्यादातर जो है वो पानी है। ओके। और आपको एक और बात बताता हूँ कि पानी जो है ना, हमारे अर्थ पे जो पानी है वो क्या है, वो जल चक्र से दोबारा बन जाता है। मेरे कहने का मतलब समझे, जैसे समुद्र का पानी है, वो पहले तो इवेपोरेट होगा, उसके बादल बनेंगे, फिर बादल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ बारिश होगी, फिर ऐसे ही पानी बहकर, फिर ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो पानी का बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार बनता रहता है। एक नवीकरणीय संसाधन है, जो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। अब हमें क्या समझ आया इस चैप्टर में? अभी तक ये समझ आया कि जल एक संसाधन है, जल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और साथ में जल एक नवीकरणीय संसाधन भी है। फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि जल जो है एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा।
जल की किल्लत हो जाएगी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पानी की वजह से होगा। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है ना, बट ये बात सच है। मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी पृथ्वी पे पानी तो बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी पानी की किल्लत है। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी पृथ्वी पे ज़्यादातर जो पानी है वो समुद्र का पानी है, और मैं आपको बता दूं, हम समुद्र के पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, हम उसको पी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसे पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पीने लायक पानी है ना, वो हमारे पास बहुत ही कम है। कितना कम है? सिर्फ 3%। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है उसका सिर्फ 3% ही पानी पीने लायक है, और उसमें से भी जो 2.5% है, 3% में से भी जो 2.5% पानी है ना, उसकी बर्फ़ जमी हुई, यानी वो पहाड़ों पे वो जो साफ़ पानी है वो जमा हुआ है, वो जो पीने वाला पानी है वो जमा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो बचता है ना पानी, वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है, और उसमें से भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो दूषित है। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, जो नदियों में फैक्ट्री वगैरह अपना कूड़ा वगैरह घेर देती है, जिसकी वजह से वो पानी भी दूषित हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से लोग कहते हैं जी पानी की किल्लत है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया ना, एक्चुअल में हमारे पृथ्वी पे पानी की दिक्कत नहीं है, साफ पानी की दिक्कत है। या मैं अगर आपको थोड़ी और सरल भाषा में बोलूँ तो अलवणीय जल की किल्लत है। ये थोड़ी सरल भाषा नहीं, टफ भाषा हो गई, बट अलवणीय का मतलब समझा देता हूँ मैं। तो मैं आपको पहले तो लवणीय सुन लो क्या होता है। सॉल्ट वाटर सुना आपने? ओशन का जो पानी होता है वो सॉल्ट वाटर होता है, खट्टा सा होता है ना, तो उसको हम पी नहीं सकते, तो वो लवणीय पानी है, वो पीने योग्य नहीं है। बट जो हम अलवणीय वाटर होता है ना, जो पीने लायक पानी होता है, उसे अलवणीय जल कहते हैं हम। ठीक है, जो पीने लायक होता है, जिसको हम पीते हैं। और अलवणीय जल ही हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कम है, 3% है, उसमें से भी 2.5% जो है बर्फ़ वगैरह जमी हुई है और बहुत सारा दूषित है। तो सिर्फ 0.5% ही पानी है हमारे पास। तो अब आपको समझ आ गया ना लोग क्यों बोलते हैं जी पानी की किल्लत है। तो अगर आपको कोई बोले ना कि जी पानी की किल्लत है, तो उसे ये बोलना कि पानी की किल्लत नहीं है हमारी पृथ्वी पर, साफ पानी की किल्लत है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे मैं सारा का सारा आपको समझा चुका हूँ। 3/4 जो है वो धरातल जो है वो जल से ढका हुआ है, पृथ्वी हमारी जल से ढकी हुई है, परंतु जो पीने योग्य पानी है, जो अलवणीय जल है, वो बहुत ही कम है। यहाँ पर मैंने कम नहीं लिखा, बट डोंट वरी, जो मैं नोट्स की वीडियो PDF दूंगा ना वहाँ पर वेबसाइट पे, उसके अंदर ये करेक्ट कर दूंगा। और जो अलवणीय जल है, हमें या तो सतही प्रवाह का मतलब क्या होता है, या तो नदियों से मिलता है या अंडरग्राउंड से मिलता है ना। लोग समरसेबल, वो जो बोरिंग का पानी होता है, वो भी थोड़ा साफ पानी होता है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो नदियों से पानी मिलता है वो भी साफ पानी होता है। और जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनः भ्रमण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, नहीं दोबारा साफ वगैरह होता रहता है, दोबारा बनता रहता है। तो इसी जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल जो है नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको पता है, मैं आपको बता चुका, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। अब वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि जब हमारी पृथ्वी पर इतना सारा पानी है, 3/4 जो हमारी पृथ्वी है पानी से ढकी हुई है, और पानी एक नवीकरणीय संसाधन भी है, बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, बार बार बन भी सकता है, फिर भी लोग क्यों कहते हैं जी पानी की किल्लत है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीने का पानी, पेयजल, साफ जल, अलवणीय पानी सिर्फ 3% है। उसमें से भी जो 2.5% है वो या तो पर्वतों पे जमा हुआ है, या ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ़ जमी हुई है उसकी, और बाकी जो है वो अत्यधिक दूषित है, उसको हम पी नहीं सकते। ठीक है, साफ जल है वो, मतलब वो सॉल्ट नहीं है उसके अंदर, बट फिर भी हम पी नहीं सकते, क्योंकि जैसे नाली का पानी है। ठीक है, नाली के पानी में सॉल्ट कंटेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसे पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गंदा है। समझ आ गया ना आपको? वो समुद्र के पानी जैसे जितना उसमें सॉल्ट तो नहीं है, मतलब उसको पीने से डिहाइड्रेशन तो नहीं हो सकता, बट और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपको समझ आ गया ना? तो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही साफ जल उपलब्ध है। तो अब आपको समझ आ गया ना लोग क्यों बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, लोगों ने तो भविष्यवाणी तक करी है कि 2025 तक 20 करोड़ ऐसे लोग होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो जल की नितांत कमी झेलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कमी झेलेंगे पानी की। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, ये हमारा मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। ओके, ये बुक का सेकंड टॉपिक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम एक बार जैसे ये बुक है आपकी, ये आपका देखो यही है ना, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। एक एक टॉपिक हम जल्दी से कवर करेंगे। तो देखो, जब मैं आपको अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बताओ कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जल की किल्लत है, पानी की किल्लत है, तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में सबसे पहला राज्य आएगा जी राजस्थान, है ना। आप बोलोगे सर बारिश की कमी है वहाँ पर, तो इसलिए पानी की भी कमी होगी। आपका कहना सही है, ये बात एकदम सही है। बट मैं अगर आपको ये बोलूँ कि कुछ एरिया भारत में ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, बट फिर भी वहाँ पर पानी की किल्लत है,
तो ये बात आपको अटपटी लगेगी या नहीं लगेगी? अगर आपने मेरी जो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था साफ़ पानी वाली बात, अगर वो आपको समझ आ गई ना, तो आपको ये बात अटपटी नहीं लगेगी। एक्चुअल में हमारे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, अभी कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी, वहाँ पर आती रहती है बाढ़ वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर बाढ़ आई थी, पानी तो है वहाँ पर, बाढ़ का पानी है, बट वो बाढ़ का पानी हम पी नहीं सकते, आसपास की फैक्ट्री से जो भी केमिकल वगैरह है वो उस पानी में मिला हुआ है। एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, ये देखो, ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, ये पानी कलेक्ट कर रहा है। आप सोच रहे होगे सर इतना आसपास पानी पानी है फिर भी पानी क्यों कलेक्ट कर रहा है? ये साफ़ पानी कलेक्ट कर रहा है, पीने लायक पानी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया ना आपको? बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर पानी तो है बट पानी की किल्लत है, फिर भी साफ़ पानी की किल्लत है। ओके, हाँ, बट ये बात एकदम सही है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या होता है, बारिश की कमी के कारण भी पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, यहाँ पानी की दुर्लभता होती है, जैसे कि राजस्थान और जो हमारा मरुस्थल वाला एरिया, मरुस्थल आपको पता है ना, रेगिस्तान वाला एरिया है। ओके, यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। ये बात एकदम सही है कि बारिश जो है वो मौसम के अनुसार, ठीक है, और एक एरिया से दूसरे एरिया में बारिश में जो है वो कमी होती है, कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं पर कम बारिश होती है। बट एक्चुअल में बारिश की कमी पता है क्यों आई है? वही नीचे पॉइंट लिखा है, परंतु अधिकतः जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल की असमान वितरण के कारण होती है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, चलो पहले दिखाई देता हूँ। इजराइल में ना सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, बट फिर भी वहाँ पर इतनी पानी की किल्लत नहीं है, वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे भारत के अंदर 114 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है साल में, बट फिर भी हमारे यहाँ पर पानी की किल्लत है ना। तो अब आपको समझ आया, पानी की किल्लत नहीं है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, पानी को ढंग से कंजर्व नहीं कर रहे हैं, हम उसका अतिशोषण कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और दूषित कर रहे हैं उस पानी को, ठीक है। यही देखो लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, अतिशोषण कर रहे हैं। 1 बाल्टी पानी चाहिए, हम 10 बाल्टी पानी लगा रहे हैं, है ना, अपनी गाड़ी धोने के लिए साफ़ पानी का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, हमें पता चल गया। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण का कारण होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो एक एरिया है जहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं, कुछ अमीर लोग रहते हैं। अब अमीर लोगों के पास क्या है, थोड़ा पैसा है, तो गवर्नमेंट भी उनको ज़्यादा फैसिलिटी देती है, 24 घंटे पानी देती है। और जो गरीबों वाला इलाका है उसमें बहुत कम पानी होता है, फैसिलिटी 24 घंटे नहीं होती, है ना। तो जो गरीब लोग हैं उनको पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आपको ना इसका एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ टाइम पहले डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड थी, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं भी दिल्ली के अंदर रहता हूँ, बट मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती मेरे को। बट अगर मैं बात करूँ कुछ हौस खास वाले एरिया, या मैं कहूँ साउथ दिल्ली वाला एरिया, वहाँ पर कोई बिल्कुल भी, आप सोचो ही मत कि पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर वेल्थी क्लास रहती है, ठीक है, उनके पास अच्छा पैसा वगैरह है, तो उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर हम दूसरी तरफ, अगर हम ना जमुना पार वाला एरिया देखें, तो वहाँ पर पानी को लेकर बहुत दिक्कत है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी यूज़ में नहीं मिलता, मतलब पानी मिलता ही नहीं है। समझ आ गया आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो अगर हम पानी का ढंग से यूज़ करें तो पानी की किल्लत नहीं आएगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, ठीक है। चलो, और अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जल की दुर्लभता के कारण क्या है, पानी की किल्लत क्यों हो रही है जी, है ना। मैं किल्लत बोल रहा हूँ, आप समझ जाना, मैं दिल्ली से हूँ तो ये वर्ड जो है वो ज़बान पे चढ़ा हुआ है। तो जल की किल्लत क्यों हो जाती है, तो कुछ कारण दे रखे हैं। सबसे पहला कारण तो है जी जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पानी की किल्लत, पता है, पानी की किल्लत का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो बढ़ती जनसंख्या है। मैं समझाता हूँ आपको। एक एरिया के अंदर मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों के लिए मान लो 100 लीटर पानी उपलब्ध है, उनको पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई, 1000 लोग आ गए, बट पानी उतना ही है, 100 लीटर पानी है, दिक्कत आएगी नहीं आएगी फिर? तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी क्या हो रहा है कि पानी की किल्लत बढ़ रही है, और इसी वजह से फिर असमान वितरण भी बढ़ रहा है। मतलब उस 1000 में से भी कुछ मान लो 100 लोग जो होंगे अल्ट्रा रिच होंगे, तो सबसे पहले पानी उनको मिलेगा, बाकी जो बचा हुआ पानी है वो गरीब लोग 900 लोगों को मिलेगा। तो 900 लोग जो हैं उनको पानी की किल्लत फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बढ़ती जनसंख्या भी पानी की किल्लत का एक बहुत बड़ा कारण है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जो है वो पानी का सिर्फ घरेलू उपयोग में यूज़ नहीं करते, मतलब पानी जो है वो घर के कामों में यूज़ नहीं होता, वो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज उगाने के लिए भी यूज़ होता है। आपको पता है ना कि हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा पाए, उसी के लिए हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करना पड़ता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है हमारे किसान कोशिश करते हैं जो शुष्क ज़मीन है, जहाँ पर खेती बहुत ही इम्पॉसिबल है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी डाल के खेती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको हमारी डिमांड पूरी करनी है, अच्छी फसल वगैरह उगानी है, ठीक है। बट इससे क्या होता है कि पानी का एक तरह से पानी की किल्लत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम खेतों में इतना ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वतंत्रता से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद हमने औद्योगिकरण यानी फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा लगाना स्टार्ट किया था और शहरीकरण करना स्टार्ट किया था। शहरीकरण का मतलब भी एक तरह से, देखो गाँव में और शहर में क्या अंतर होता है, शहर में थोड़ा सा फैक्ट्री वगैरह वाला सिस्टम अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के बाद भी हमने क्या किया था, औद्योगिकरण और शहरीकरण किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, बहुत बड़ी जो दूसरी कंपनियां हैं, एमएनसी वगैरह है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, दूसरी कंट्री की जो कंपनी होती है, वो इंडिया के अंदर आई, स्टैब्लिश वगैरह हुई, और उसने अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़े बड़े औद्योगिक घराने वगैरह लगाए, ओके। और उनको क्या था, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या चाहिए था, अलवणीय जल चाहिए था, यानी साफ़ पानी चाहिए था। मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा सर फैक्ट्री में पानी की क्या ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों में पानी की ज़रूरत होती है, या मैं बोलूँ हर फैक्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी की ज़रूरत होती है। अभी इनडायरेक्टली मैंने क्यों बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप देखोगे गंगा और यमुना के पास भी बहुत सारी फैक्ट्री है, सारा का सारा बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ तो करती है और उसको पानी नदियों में ही घेर देती है, अपना कचरा वगैरह जो दूषित पानी होता है उसको घेर देती है, ठीक है। चलो ये बात हमें क्लियर हो गई। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारे उद्योग हैं, उद्योग को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको फैक्ट्री चलानी है तो फैक्ट्री को चलाने के लिए एक क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए जी पानी, बाकी चीज़ें तो चाहिए, और दूसरी चाहिए बिजली। अब बिजली भी क्या है, बिजली भी आपको पता है कि पानी से बनती है। पानी से कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। अपना डैम सुना, डैम क्या होते हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है डैम, इनके ना बीच में टरबाइन होता है। टरबाइन पता ना चरखरी जैसी होती है, चक्री जैसी होती है, चक्री बोलूँ चरखरी बोलूँ, चरखरी तो वो पतंगबाजी वाली होगी ना, तो उसको हटा देते हैं, चक्री होता है, ठीक है। यहाँ पर वो लगी होती है, टरबाइन लगी हुई होती है, तो पानी यहाँ से तेज़ी से जाता है और वो टरबाइन घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो फैक्ट्री तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली भी जो पानी है वो उद्योग को चलने में हेल्प करता है। और मैं बता दूं, अगर करंटली बात करें तो भारत में जो 22% बिजली है ना, वो किससे जनरेट होती है, वो पानी से जनरेट होती है, वो टरबाइन घूमने से, डैम वगैरह से जनरेट होती है, और जो बाकी है वो कोयले वगैरह से जनरेट होती है आज भी, ओके। चलो नेक्स्ट वाले, अब जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे क्षेत्र जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी संसाधन है या काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कम है, कैसे। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत के अंदर जहाँ बहुत पानी है, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, फिर भी वहाँ पर पानी की किल्लत है। क्यों, वो किल्लत इसलिए है क्योंकि यह दुर्लभता, ये किल्लत जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पानी तो है वहाँ पर, बट पानी जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिसको हम पी सके। कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निहाल विहार दिल्ली के अंदर एक एरिया है, वहाँ पर पानी है, ठीक है। लोगों ने समर, जो आप कह सकते हो कि जो बोरिंग का पानी होता है वो यूज़ करते हैं, बट वो पीने में इतना ज़्यादा सही नहीं होता, बीमारियाँ होती है, तो वो इतना ज़्यादा साफ़ पानी नहीं होता बोरिंग का पानी, ठीक है। पानी है वहाँ पर, बट साफ़ पानी की दिक्कत है वहाँ पर, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बताया था वेस्ट बंगाल, आप सुन के शायद हैरान हो जाओगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेघालय के अंदर भी पानी की दिक्कत है। जबकि मेघालय के अंदर मैं बता दूं एक मौसम राम पड़ता है जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी वहाँ पानी की किल्लत है। पानी की नहीं, वहाँ साफ़ पानी की किल्लत है, ओके। चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और ऐसा क्यों होता है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि घरेलू उपयोग में कर रहे हैं, फैक्ट्री में पानी का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको उसमें डाल रहे हैं, नदियों वगैरह में डाल रहे हैं, कृषि में फर्टिलाइज़र वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पानी हो रहा है दूषित, ख़राब हो रहा है पानी, और जो हम इंसान वो पी नहीं सकते, ओके। और जिसका एक लाइव एग्जाम्पल है गंगा और यमुना। आप कभी हालत देखना, ठीक है,
कुछ लोग पूजा करते हैं गंगा की, कुछ लोग क्या, हम भी पूजा करते हैं गंगा की, सारे ही मानते हैं। बट आज जो हालत बना रखी है गंगा और यमुना की, जो फैक्ट्री आसपास लगा रखी है, वो ढह कूड़ा मतलब इतना कूड़ा डालती है गंगा और यमुना के अंदर, और वो पैसे देती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मना भी नहीं कर सकती। तो यार ये भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अभी हमें लग रहा है जी हाँ ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, बट आने वाले टाइम में ना बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वाटर क्राइसिस जो कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो सही में हो सकती है, ठीक है। चलो, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पानी की दिक्कत हो सकती है, मैं समझाऊंगा कैसे। चलो, तो अभी क्या है, समय की मांग यह है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। अभी सबसे मेन चीज़ है यह है कि जो हमारे पास पानी है ना, उसका ढंग से उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, ठीक है, और उसका ढंग से मैनेजमेंट वगैरह करें, कंजर्व करें उनको, ओके। अब क्यों करना चाहिए, कारण क्या है जी, क्या ज़रूरत है मेरे को पानी को संरक्षण और कंजर्व वगैरह करने की, तो ये कुछ रीज़न लिखे हैं। पहली बात तो है स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए। साफ़ पानी होगा तो इंसान भी थोड़ा अच्छा पानी पिएगा तो ज़िंदा रह पाएगा, ख़राब पानी तो फिर दिक्कत ही होगी, डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने की बात हो गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। अब देखो, अनाज उगाने के लिए पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा, साफ़ पानी नहीं होगा, तो अनाज नहीं उग पाएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें पानी को अभी से ही कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं को निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए भी पानी की हमें आवश्यकता है ना। और साथ ही में हमारे प्राकृतिक को भी निम्नीकरण से बचाने के लिए, निम्नीकरण यानी हमारा प्रकृति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर हमने पानी को आज सेव नहीं किया तो, ठीक है। अब उन इलाकों के बारे में इमेजिन करो जहाँ पर पानी नहीं है, और फिर देखो वहाँ की प्रकृति, और ऐसे जगह जहाँ पर पानी है वहाँ की प्रकृति, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, ओके। चलो, अब हमें समझ आ गया जी कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पृथ्वी पे है बट पीने लायक पानी बहुत कम है, और हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, ओके। और सेव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तालाब वगैरह या ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पानी को लेकर, है ना, आज से नहीं, प्राचीन काल में भारत के अंदर बहुत पहले से ही इस पे काम चल रहा था। मतलब जो हमारे पूर्वज वगैरह थे ना, उनको भी पता था यार पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जो पानी सेव करते हैं। मैं बताता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ये टॉपिक मैं समझाऊंगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होता है, बट पहले तो ये समझ लो, फिर आएंगे हम इस पे, ओके। पहले तो जो हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक है और इतिहासकार है, उनके अभिलेखों और दस्तावेज यहाँ बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए जो पानी है उसको इकट्ठा करके उसको खेतों तक भेजने के लिए पत्थरों से, मलबों के बांध वगैरह बनाए हैं, जलाशय वगैरह बनाए हैं, झीलें, तटबंध, नहरें वगैरह, ऐसी अपशिष्ट आप कह सकते हो जलीय कृतियाँ बनाई है, ओके। अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैंने बोलते होते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है पानी को सेव करने के लिए, जो पानी सेव करता है और नदियों तक, खेतों तक ले जाता है, बट कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये दे रखे, देखो, ईसा से 1 शताब्दी पहले, यानी ईसा मसीह का जो जन्म है ना उससे 100 साल पहले, आपको पता है ना ईसा मसीह का जन्म 0वें साल में हुआ था। जैसे अभी कौन सा चल रहा है 221, यानी ईसा मसीह का ये 221वां बर्थडे है, तो अभी आएगा ना 25 दिसंबर को, तो 21वां बर्थडे होगा, 2021वां बर्थडे होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से भी 100 साल पहले की बात हो रही है। इलाहाबाद के नज़दीक ही हमारा श्रृंगावेरापुरा पड़ता है, ठीक है। श्रृंगावेरापुरा के अंदर जो गंगा नदी है, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया है, जल संग्रहण के लिए एक उत्कृष्ण एक वो बनाया है, तंत्र बनाया है। तो हम वो पानी भी इकट्ठा करते हैं गंगा नदी का, और अब क्या बनाते हैं उस पर एक हमने जल संग्रहण का तंत्र बना दिया ना, तो पानी के अंदर बाढ़ भी नहीं आती। अब देखो बाढ़ कब आती है, जब पानी जो है नदी में बहुत तेज़ बहाव बढ़ जाता है, तो उस बहाव को कम कैसे किया जा सकता है, उसका पानी थोड़ा निकाल के, तो उसके पानी को निकाला गया था और एक एरिया बनाया गया था जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके, तो नदी में बाढ़ भी नहीं आती, और इससे क्या होता है पानी भी बच जाता है हमारा। तो ये किया गया था उस टाइम। सोचो ईसा मसीह के जन्मदिन से भी कितने साल पहले, 100 साल पहले, 1 शताब्दी पहले, ओके। अगर हम अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम की बात करें तो उनके टाइम में क्या था, बहुत ज़्यादा झीलें, बांध, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। और अगर मैं कलिंग जो उड़ीसा के अंदर है, कलिंग आपने नाम सुना है ना, गौतम बुद्धा से रिलेटेड है ये, या मैं कहूँ अशोका से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो सम्राट अशोक, इनके बारे में शायद आपको पता हो।
अगर इनकी हिस्ट्री आपको पता है तो बताना, वैसे इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ चैप्टर समझने आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कलिंग जो उड़ीसा के अंदर है, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, बिन्नौर जो कर्नाटका के अंदर है, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर भी हमें सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। यानी वहाँ पर भी एक एरिया था जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था, फिर अलग अलग उसके मदद से उसको खेतों में भेजा जाता था, इसके हमें सबूत मिले। यानी पहले भी ऐसे काम होते थे पानी को सेव और खेतों तक भेजने के लिए। ओके, और इसी के साथ अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल जो झील है वो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि एक अपने टाइम की सबसे अच्छा, कृत्रिम झीलों का मतलब होता है जी आर्टिफिशियल लेक। अब आर्टिफिशियल लेकों का क्या मतलब है? जो इंसान द्वारा बनाई गई है। कुछ लेक ऐसी होती है जो नेचर ने बना देती है, एक एरिया बना देती है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बट जो हमारी कृत्रिम झीलें होती है ना वो इंसान ही बनाता है। तो हम भोपाल झील है जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और वो कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। ओके, चलो, यानी उस टाइम भी हमने पानी को सेव किया था, 11वीं शताब्दी में भी हमने पानी को सेव करने के लिए कृत्रिम झीलें वगैरह बनाई थी। ओके, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 14वीं शताब्दी में जो इल्तुतमिश थे, ठीक है, इल्तुतमिश, आई होप आपको पता हो ये कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना आपने? बेसिकली उनके ये सन इन लॉ थे, ठीक है। कुतुब मीनार जिन्होंने बनाया था, इन्होंने भी पूरा किया था, ठीक है। कुतुब मीनार को बनाने में इनका भी रोल था। तो दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया गया। हौज खास के अंदर एक विशिष्ट तालाब बनाया गया था ताकि हमारे श्री फोर्ट वाले एरिया में पानी वगैरह सप्लाई किया जा सके। इल्तुतमिश ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। ओके, चलो अब आ जाते हैं जी बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं, ठीक है। ये बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या होती है? इसे कहते हैं जी हम बांध, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या होती है तो आप बोल देना बांध। अब ये बहुउद्देश्य का क्या मतलब है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले तो बांध समझ लो क्या होता है, ठीक है। जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी ना आपको, ये वाली, ये बांध है, बट पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बांध होते क्या हैं? बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बांधा है। यानी क्या बोला था हमने? जल को रोकने की दिशा में, यानी ये जल आ रहा है, इसको रोकने की दिशा में, इसको रास्ता देने या दिशा देने की दिशा देने के लिए एक खड़ी की गई एक बांधा है। ये बांधा है जो, और बहाव को भी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ये हमारे डैम वगैरह। ओके, चलो ये हमें पता चल गया। तो और है ना, इसके आसपास क्या होता है? जलाशय, झील वगैरह अथवा जल भरण बनाई जाती है। ये देखो, ये दिखना ना, बनती है, ये जल भरण है, पानी इकट्ठा हो रहा है ना, झील वगैरह कह सकते हो, जल भरण कह सकते हो उनको, रिजर्वायर वगैरह कह सकते हो आप इसे। तो ये पानी इकट्ठा होता है, इम्पाउंडमेंट वाला एरिया है बेसिकली। ओके, ये हमें पता चल गया। थोड़ा सा मेरे को फीवर हो रहा है तो बीच बीच में ऐसे सुनने को मिल सकता है आपको आवाज़ें, खांसी की और ऐसी चीज़ें, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। और पहले मैं बता दूं, पहले के टाइम में क्या होता था, हम सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे बांधों का, है ना। बट आज मैं आपको बता दूं, आज के जो बांध है वो मल्टीपर्पज़ है, यानी सिर्फ सिंचाई के लिए, खेतों तक पानी भेजने के लिए इस पानी का, ये वाला जो पानी है सिर्फ खेतों में भेजने के लिए यूज़ नहीं होता। डैम्स का बहुत अलग अलग तरीक़ों से आज यूज़ होता है, ठीक है। आज अगर हम डैम की बात करें तो विद्युत यानी बिजली बनाने में, मैंने आपको बताया था ना 22% जो बिजली है भारत की वो डैम्स द्वारा बनाई जाती है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग में, यानी फैक्ट्री वगैरह में पानी को भेजने के लिए, जलापूर्ति पूरी करने के लिए हमारी, और साथ में बाढ़ पे नियंत्रण और नौचालन वगैरह के लिए, नौचालन यानी नाव वगैरह चलाने के लिए भी, तो इसे एरिया के अंदर नाव वगैरह भी चला सकते हैं, और मछली पालन वगैरह के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी कुछ लोग डैम्स को देखने वगैरह के लिए भी जाते हैं। तो इतने सारे पर्पज़ों में डैम का यूज़ होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, डैम को बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज़ नदी परियोजना, रिवर प्रोजेक्ट यानी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया ना, इसलिए ही बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है, नदी परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग आप कह सकते हो कि उद्देश्य होते हैं उसके। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि बांध को भी वर्गीकृत किया गया है उसके उद्देश्य के अनुसार और उसकी हाइट के अनुसार, ठीक है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार या के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बट याद रखना कि अलग अलग टाइप में डैम्स को बांटा गया है। और ऊंचाई के आधार पर बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध, या मैं कहूँ नीचे बांध, मध्यम बांध, ऊंचे बांध में वर्गीकृत किया गया है,
ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और इसी वजह से, क्योंकि हमने देखा कि डैम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डैम जो है वो बहुउद्देश्य पूरा करते हैं हमारे। तो इसीलिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू, जिनको बोला जाता है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना उनके बर्थडे को 14 नवंबर को। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था, गर्व से कहा था उन्होंने, कि जो बांध है ना वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर है? क्योंकि भारत को आधुनिक बनाने के लिए हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समन्वित करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं हमारे बांध। ठीक है, बांध बनते हैं तो गांव वाले इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और उनका वेलफेयर होता है। इसलिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर जो हैं उन डैम वगैरह को कहा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। मैप्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इस चैप्टर में कुछ मैप्स दे रखे हैं, ये देखो डैम्स के मैप है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको भाखड़ा नांगल डैम, सेलाल डैम, टिहरी डैम, इसके नीचे होगा अपना ये सरदार सरोवर डैम, ये बेसिकली नर्मदा रिवर पे है। उसके बाद अपना यहाँ पर हीराकुद डैम होगा, नीचे की तरफ अपना नागार्जुन सागर डैम होगा। ये सारे के सारे डैम आपको करने हैं। बेसिकली मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने एमसीक्यू के अंदर, जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी ना इस चैप्टर की, उसके अंदर भी मैंने डैम्स कवर करवा रखे हैं। जैसे हीराकुद डैम कौन से स्टेट में है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ठीक है, और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किस डैम से रिलेटेड है, तो नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बना था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में भी कवर करवाए और मैप की वीडियो में भी कवर करवाए। देखो नाम तो आपको पता चल गए, अब नाम चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, मैप तो मैप है। अब ऐसे तो नहीं है कि इंग्लिश में कुछ और मार्क हो रहा है, हिंदी में कुछ और मार्क हो रहा है ना। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैप की, आप जाकर देख सकते हो, या सिर्फ आप लिखोगे ना वाटर रिसोर्सेज मैप मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। 10 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ उस चैप्टर की नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई है उसके अंदर। ओके, चलो, हमें समझ आ गया जी कि डैम हमारे लिए एक अच्छा काम कर रहा है, बहुउद्देश्य पूरा कर रहा है। डैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी को भी सेव कर रहा है। बट मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं ना इस मल्टीपर्पज़ डैम को, यानी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट या बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं को अपोज भी करते हैं, उनका विरोध भी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है जी क्यों बहुत सारे लोग जो हैं हमारे डैम का विरोध क्यों करते हैं? उसके कुछ रीज़न है। पहली बात तो यह है कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नदी पे आप डैम बना देते हो ना, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ लोग बोलते हैं जैसे आपने इस रिवर पे डैम बना दिया ना, तो ये देखो नदी का बहाव यहाँ पर ठीक था इस वाले इलाके में, बट यहाँ पर आके धीरे हो गया, जिसकी वजह से आगे वाले एरिया में पानी नहीं पहुँच पा रहा। कुछ लोग ये बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो डैम को अपोज करते हैं कि जी जो आगे पड़ते हैं एरिया उनको पानी की किल्लत हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों का बहाव कम होने के कारण अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जिस एरिया में डैम बनते हैं ना, तो डैम के आगे वाला पानी जो होता है वो धीरे धीरे बहता है, तो उसकी वजह से जो उस नदी के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो मान लो कोई जानवरों का खाना वगैरह हो जो तली पे हो, अब वो दब गया, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात है, जो नदी है ना अपने साथ बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है। अब वो उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, अगर पानी का बहाव तेज होगा तो नदी वो मिट्टी भी बहती जाएगी, बट मिट्टी नहीं आगे बढ़ पाती क्योंकि उस पानी का बहाव बहुत धीरे हो जाता है डैम बनाने की वजह से। तो इसलिए कुछ लोग डैम को अपोज करते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको डैम कह रहा हूँ मैं, किसी के शादी वगैरह की आवाज़ आ रही हो, है ना, ढोल बजना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं किसका बैंड बज रहा है। तो समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया ये? तो इसलिए भी कुछ लोग डैम को अपोज करते हैं। ठीक है, कि इससे क्या होता है मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो यह है कि जो जलीय जीवन है उनको भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है, और साथ में जो हमारी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो भी आगे तक नहीं बढ़ पाती, हमारे खेतों तक नहीं जा पाती। ओके, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने वाले जलीय जीवों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब बांध बनाए जाते हैं ना तो जो जलीय जीवन या जो हमारे जानवर है, जलीय जानवर है, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब डैम बनाया जाता है, तो ये देखो डैम बनाने के लिए बहुत पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, तो यहाँ पर जो वनस्पति वगैरह हैं, जो जीव हैं, उनको भी यहाँ से
हटना पड़ता है या उनको काटना पड़ता है जानवरों वगैरह को, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे उनको भी कटाई करनी पड़ती है ना, उनको साफ़ करना पड़ता है उस एरिया को। तो ये भी, और कभी कभार क्या होता है वो अपघटित हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, ओके। और अगर आप उसको वहाँ से साफ़ कर दो तो वो ख़त्म हो जाती है, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बांध से भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो इसलिए कुछ लोग डैम को अपोज करते हैं कि इससे जी भूकंप भी बढ़ सकता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो ये तो कुछ नॉर्मल रीज़न थे। अब कुछ हम देखते हैं जी सामाजिक प्रभाव, समाज पे क्या असर पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि जब डैम बनता है ना, तो मान लो इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब डैम बना तो उनको हटाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डैम बनता है ना तो उनको स्थानांतरित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र होना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या पता गवर्नमेंट पैसे दे देती है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट पैसे दे देती है, बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन मिल जाता है, और तो बहुत सारों को नहीं भी मिलता, बट चलो मैंने मान भी लिया। बट मान लो यहाँ पर उस बंदे का कोई काम वगैरह हो, कोई अपना छोटा मोटा दुकान वगैरह खोल रखी हो या जो भी चीज़ें खोल रखी हो, अब वो काम तो उसको वापस नहीं मिलेगा ना। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसकी आजीविका छिन जाएगी। तो ये है। और सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, सामाजिक प्रभाव ये है कि आपको शायद ये वाला पॉइंट है थोड़ा अटपटा लगे। आप बोलो सर ये तो फ़ायदा है, आप नुकसान में कैसे गिनवा रहे हो, कुछ लोग अपोज क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब क्या हो रहा है, डैम बन रहे हैं तो है ना, किसानों को किसान, पहले एक टाइम था जब है ना किसानों को ज़्यादा पानी नहीं मिलता था खेतों में, है ना। तो किसानों को पता था जी अपने को पानी नहीं मिलने वाला, डैम है नहीं उस टाइम, डैम जब नहीं हुआ करते थे। तो किसानों ने ये सोचा यार हम ऐसी फसल उगाएंगे जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, और साथ ही में वो है ना पोषक फसलें होती थी जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना, वो पोषक फसलें भी हुआ करती थी। बट अब क्या है कि किसानों के पास पानी है, उनके पास अच्छा खासा पानी आ रहा है, तो किसान सोचते हैं कि 2 रोटी ज़्यादा या 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए हमारे किसान क्या करते हैं, ऐसी फसलें उगाते हैं जो एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा बेचने में ज़्यादा पैसे मिले उनको। और एक गलत बात नहीं है। देखो बात ऐसी है, जब किसान आत्महत्या करता है ना, तब अगर हम नहीं बोलते कुछ, तो फिर इस वक्त भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि जी वो पैसे ज़्यादा कमा रहे, कोई बात नहीं, कमाने चाहिए उनको, ये सबका हक है। बट पता है दिक्कत क्या होती है इससे, अगर किसान लॉन्ग टर्म में ऐसा करेंगे ना तो उनकी मिट्टी पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी उस मिट्टी, जो वो मिट्टी है वो लवड़िया बन सकती है, वो सॉल्ट वाली मिट्टी बन सकती है, ठीक है। उसका सॉल्टी टेक्सचर, सैलिनेशन हो सकता है उस मिट्टी का, जिसकी वजह से वो मिट्टी ख़राब हो सकती है, और किसान को लॉन्ग टर्म में इसका घाटा देखना पड़ेगा, और उनके एरिया के अंदर उनकी मिट्टी पे खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, समझ आ गया आपको। तो यही लिखा हुआ है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जलगहन यानी ज़्यादा पानी और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मतलब ऐसी फसलें जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जा रहे हैं हमारे किसान। इससे मृदा के लवणीय जैसी गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊता ख़त्म हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बांध से क्या होता है, लड़ाइयाँ भी होती है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बांध के पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती है कि उस पानी का यूज़ कौन करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बांध बनाने पर अलग अलग सामाजिक समूहों में बांध के पानी के प्रयोग को लेकर संघर्ष बढ़ा है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में ना साबरमती बेसिन या साबरमती वाला जो इलाका है गुजरात के अंदर, आपको पता है ना गांधी जी का आश्रम है साबरमती में, तो उसी एरिया के अंदर क्या था, सूखा पड़ गया था। अब जो हमारी सरकार थी वो नगर में भेज रही थी पानी, नगर वाले एरिया में भेज रही थी। तो हमारे किसान ने बोला जी हमारे एरिया में भेजो, हमारी फसलें हैं, चौपट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कि जी पानी कहाँ भेजा जाए, कैसे यूज़ होगा, इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है, ठीक है। और ये सिर्फ एक राज्य के अंदर नहीं, एक राज्य की दूसरे राज्य से भी चलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, बांध बनाने के कारण राज्यों के बीच में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में क्या था, उन्होंने बांध बना दिए तो एक रिवर का फ्लो जो है वो नीचे वाले एरिया के अंदर कम हो गया, ठीक है। इसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर नदी थी उनका पानी बहुत कम हो गया, तो इससे तनाव बढ़ गया जी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों के बीच में। और इसी वजह से जो बहुउद्देशीय बांध के विरुद्ध है ना, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेरे ख्याल जो थे वो हमारे आमिर खान भी थे, ठीक है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ था ना, जो मैंने आपको बताया नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर जो डैम बना हुआ था, उसको लेकर भी
हमारे उसने आमिर खान जी ने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, ठीक है। उस टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। और उन्हीं के साथ अगर मेधा पाटकर भी थी इनमें, पाटेकर मेधा पाटकर नाम था उनका। और मैं आपको बता दूं जैसे कि हमारा एक और है रिवर को लेकर, ठीक है, कावेरी, सेव कावेरी को लेकर मेरे ख्याल सदगुरु जी हैं, वो उनको लीड वगैरह कर रहे हैं इस मूवमेंट वगैरह को। तो बहुत सारे लोग हैं जो रिवर को लेके कंसर्न है, ठीक है। और टिहरी बांध आंदोलन है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन वगैरह पूरे भारत में चलाए गए हैं। ओके, चलो अभी तक क्या समझ आया जी? पानी इंपॉर्टेंट है, डैम एक सॉल्यूशन है, बट डैम की बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हैं। क्या डैम के अलावा कोई और सॉल्यूशन है हमारे पास? बिल्कुल है जी। डैम के अलावा भी सॉल्यूशन है, वो है वर्षा जल संग्रहण। एक सिंपल, सीधा, सस्ता, टिकाऊ तरीका, विकल्प किसका? बांध का, ठीक है। तो ये लिखा है बांध का विकल्प। एक सामाजिक, समाज पे भी वर्षा, अच्छा पहले वर्षा जल संग्रहण का मतलब समझ लो। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बारिश के पानी को इकट्ठा जब किया जाता है तो उसको वर्षा जल संग्रहण बोला जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, अगर हम बारिश के पानी को सेव करते हैं तो क्या किसी को किसी दूसरे की ज़मीन से हटना पड़ेगा या अपनी ज़मीन से हटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं हटना पड़ेगा। तो सामाजिक कोई वो नहीं है। आर्थिक, या क्या कोई आर्थिक प्रभाव पड़ेगा? पैसे से रिलेटेड, डैम बनाने में अरबों रुपए का खर्चा आता है, बट अपना ऐसे घर के छत पे अगर आप पानी सेव करते हो तो क्या कोई खर्चा आएगा आपका? इतना ज़्यादा करोड़ों में तो नहीं आएगा, ठीक है। और पर्यावरण पे भी इतना नुकसान नहीं पहुंचता, है ना। तो ये सारे के सारे एक अच्छा तरीका है, वर्षा जल संग्रहण एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और लोगों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार, ठीक है, अलग अलग तरीके से कि वहाँ पर कैसी वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है, बाढ़ आती है यहाँ पर, नहीं आती, जल का पानी कैसा है, भूजल कैसा है, इसको लेकर अलग अलग अपनी परिस्थितियों के अनुसार है ना, लोगों ने अलग अलग तरीके ईजाद किए हैं जिससे वो पानी को सेव कर सके, ठीक है। जैसे कि यही बात लिखी हुई है, लोगों ने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार जल या भूजल, नदी का या जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए हैं। जैसे कि अगर मैं पहाड़ों में बताऊं आपको, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में है ना, गुल और कुल होते हैं। तो गुल और कुल ये बेसिकली हमारे पश्चिमी हिमालय में यूज़ किया जाता है। वो क्या करते हैं, पहाड़ों पे एक गड्ढा सा बना देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उस पानी को खेतों तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है और सिंचाई में यूज़ किया जाता है उस पानी को। मैं दिखा भी देता हूँ गुल या कुल आपको, ये राजी। तो ये देना कुल, इसको कुल भी कहते हैं, गुल भी कहते हैं, ठीक है। काजा गांव के चित्र हैं ये बेसिकली, जो हमारे कहाँ पर हिमाचल कह रहा हूँ, हरियाणा, सॉरी हिमालय, ठीक है, हिमालय के अंदर है। एक तो हिमालय, हिमाचल, ये नाम, फिर हरियाणा, ऐसे कंफ्यूज हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना आपको, पश्चिमी हिमालय। चलो अब बात करते हैं, तो हो गया जी हमारे पहाड़ों वाले क्षेत्र में। शुष्क इलाकों में क्या होता है जी, वर्षा के पानी को सेव करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शुष्क और अर्धशुष्क इलाके, यानी जो बिल्कुल ही बंजर इलाके हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि बारिश आ रही होती है ना, तो जैसे ये मेरा खेत है, ठीक है, तो मैं खेत के आसपास बाउंड्री बना दूंगा, ठीक है, ताकि जो बारिश का पानी है इस खेतों में इकट्ठा हो जाए और जो मिट्टी है उस पानी को सोख ले और फिर वहाँ पर खेती की जा सके, ठीक है। तो ये एक तरीका यूज़ किया जाता है खेती करने के लिए। तो यानी देखो, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो खेत है अपने वहीं बाउंड्री बना दो, यहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा आराम से, वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाएगी, उस पर खेती करो, नमी आ जाएगी मिट्टी में। तो यही बात लिखी हुई है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, सिंचित किया जा सके और सुरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, मैं आपको बता दूं, संरक्षित यानी जो सेव करा हुआ वाटर है उसको यूज़ में लाया जा सके। और राजस्थान में इस टाइप का जो मेथड है, जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर वाला जो एरिया है उसके अंदर उसे खादिन, और जो हमारे बाकी क्षेत्र है उसके अंदर जोहड़ बोला जाता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो अब हम समझ गए कि बारिश का पानी का खेतों में कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दी छत वर्षा जल संग्रहण, यानी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छत पर पानी को सेव किया जाता है, उसी को कहते हैं हम छत वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत जल संग्रहण का तरीका आम है, बहुत आम यूज़ होता है ये। वो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मैं बता दूं, राजस्थान के जो अर्धशुष्क या शुष्क एरिया हैं, जैसे बीकानेर हो गया, फालोदी हो गया, बाड़मेर हो गया, इन इलाकों में क्या होता है, हर घर में क्या होता है, टंका बना होता है, भूमिगत या ज़मीन के नीचे टैंक वगैरह होता है। मैं चलो पिक्चर से समझाता हूँ।
ठीक है। तो ये टैंक वगैरह है नीचे, तो क्या होता है छत पे पानी इकट्ठा होता है, बारिश आती है तो पानी यहाँ इकट्ठा होता है, तो वो ऐसे पाइपों द्वारा, ये पाइप आ रहा है यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा। ओके, इसको ये टंका सिस्टम है, ये टंका है ये, और बहुत बड़े बड़े टंके होते हैं आपके, देखो इसके अंदर दे रखा है सबसे बड़ा टंका 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका था। ठीक है, एक घर के अंदर जो हमें मिला है ना, कितना बड़ा है। अब क्या होता था, पहली बारिश का जो पानी है ना उसको सेव नहीं किया जाता था, क्योंकि देखो यहाँ गंदगी हो सकती है, पाइपों में भी गंदगी हो सकती है, तो इसलिए पहले पानी का पानी ऐसे जाने दिया जाता था, बट उसके बाद का पानी जो है वो साफ़ हो जाता था। यहाँ से जब पानी जाता था, पाइप वगैरह साफ़ हो जाते थे, तो फिर पानी को सेव किया जाता था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है कि छत से वर्षा का पानी नलों से, नलों यानी वही पाइप वगैरह हो गए, से होकर भूमिगत टंके तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छतों को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता था और उसको सेव नहीं किया जाता था, उस पानी को, पहली जो वर्षा होती थी। ओके, और मैं बता दूं जो हमारा वर्षा का जल है ना उसे पालर पानी भी कहा जाता है। पालर पानी यानी प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप समझा जाता है। सबसे साफ़ पानी है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का पानी है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पालर पानी है उसको शुद्धतम रूप माना जाता है पानी का। ओके, और मेघालय के अंदर भी इस तरीके की जो छत वर्षा जल संग्रहण है वो बहुत प्रचलित है, ये टेक्निक यूज़ करी जाती है, और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में यूज़ करी जाती है, वो तो हमने देख ही लिया, राजस्थान में तो करा जाता है पूरा टैंक का सिस्टम। अब आपको मेघालय सुन के बड़ा अजीब लगा होगा, सर मेघालय और वो भी शिलोंग के अंदर, ठीक है, उसके कुछ किलोमीटर दूर ही तो हमारा मौसम राम पड़ता है, जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बट मैं आपको बता दूं, वही बात आ गई, पानी की कमी नहीं है शिलोंग में, साफ़ पानी की कमी है। ठीक है, इसलिए ही वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, क्लियर हो गई हो। ओके, और जैसे मैं थार के अंदर दिखा देता हूँ, हमारा जो थार मरुस्थल है, राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर ऐसे ये बने हुए होते हैं, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है फिर जाता है। ओके, चलो अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं राजस्थान में ना अब है ना जो वर्षा जल संग्रहण होता है, छत वर्षा जल संग्रहण होता है, वो थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है वो एक सुविधा, इंदिरा गांधी के टाइम में एक इंदिरा गांधी नहर सुविधा बनाई गई थी, जिसमें क्या किया था, वो जो पानी है ना वो लोगों के नल तक आ जाता था। मतलब ऐसे कोई सिस्टम, जैसे आज हमारे पाइपों से घर के अंदर पानी आ जाता है ना, वैसे ही ऐसे पानी वाला सिस्टम था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार पानी आ ही रहा है तो छत पे पानी सेव करने का क्या लॉजिक है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, बट होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसके बारे में एक बात भी बताऊंगा। कुछ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आज भी छत वर्षा जल संग्रहण का स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आपके घर में पानी हो चाहे ना हो, चाहे 24 घंटे आपके घर में पानी हो, फिर भी बनाना ज़रूरी है। बात करेंगे इसके बारे में, बट मैं आपको बता दूं छत वर्षा जल संग्रहण के बारे में एक और चीज़ बता देता हूं। कर्नाटका का एक एरिया है मैसूर ज़िले के अंदर जिसका नाम है गंडाथुर। गंडाथुर बेसिकली एक एरिया है, ठीक है, हमारे कर्नाटका के अंदर मैसूर ज़िले के अंदर है ये। वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, छत यानी छत पर वर्षा जल संग्रहण करते हैं, बारिश के पानी को सेव करते हैं। और यहाँ पर 200 घरों ने मिलकर क्या किया था, 10 लाख लीटर पानी को एक साल के अंदर, और हर साल ऐसे करते हैं, सेव किया था। देखो कितनी बड़ी बात है, बारिश के 10 लाख लीटर पानी को सेव किया था पूरे साल में, है ना बड़ी बात। चलो, और मैं आपको बता दूं कि और दूसरे इलाके वहाँ पर क्या किया जाता है, पानी का कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मेघालय हैं वहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का यूज़ किया जाता है। मैं दिखा देता हूँ बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। ये प्रणाली होती है, तो जैसे एक एरिया नदी वाला एरिया है, तो नदी वाले एरिया में क्या किया जाता है, जो नदी वाला एरिया होता है वहाँ से पाइप वगैरह ऐसे बड़े बड़े, ये देखो पूरा पाइप वगैरह ऐसे लंबी लंबी ऐसे भेजा जाता है वो। ठीक है, 100-200 मीटर दूर खेत होते हैं, तो वो पानी जो है वो नदियों से निकल कर जाता है। बट एक्चुअल में जो 18-20 लीटर हमारा ये पानी यहाँ से नदियों की साइड से निकलता है ना, वो एंड में जाकर कुछ बूंदे बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी गिर जाता है, ये यहाँ गिर गया, ये यहाँ गिर गया, ऐसे पानी वगैरह गिर जाता है, तो एंड में सिर्फ आप कह सकते हो कि 20-80 बूंदे रह जाती है पर मिनट। 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 20-80 बूंदे रह जाती है। बट कुछ नहीं से कुछ सही, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जो यूज़ किया जाता है। और मैं बता दूं ये 200 साल पुराना तरीका है, विधि है, जो 200 सालों से यूज़ करी जा रही है अपने मेघालय में। ओके, और लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उससे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, परंतु अंत में केवल कुछ ही बूंदें रह जाती है। मैंने बता दिया था 20 से 80 बूंदें रह जाती है पर मिनट के हिसाब से।
चलो, अब मैंने आपको बोला था ना कि एक स्टेट है जहाँ पर छत वर्षा संग्रहण का ढांचा बनाना कंपलसरी है, वो है जी अपना तमिलनाडु। राजस्थान करके मत आना, मेरे को 100% भरोसा है अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते तो आप राजस्थान ही करके आते, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भैया अगर आपने अपने घर में नहीं बनाया छत वर्षा जल संग्रहण, केस हो जाएगा आप पे। ये अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। ओके, चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं अभी बुक के अंदर लेके जाऊंगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार दोबारा से 2 मिनट में रिकैप करवा दूंगा कि हमने सारे टॉपिक क्लियर करे या नहीं करे। पर उससे पहले मैं बता दूं, हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, नोट्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, और जो हमारे दूसरे चैनल है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो दूसरे चैनल है जैसे कि मेन पॉइंट टेक हो गया, ठीक है, मेन पॉइंट टेक के अलावा जो हमारे चैनल हो गए जैसे कि मेन पॉइंट गेमिंग हो गया और भरत कुमार खोरवाल हो गया, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। बेसिकली मैंने 1-2 वीडियो अपलोड करी होगी इस पर, गिव अवे वाली भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करी थी जब मैं पार्सल करने जा रहा था, ठीक है। और साथ में यूनिक वर्ल्ड ये चैनल है, इनको सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं जी अपने मेन वाले टॉपिक पे, बुक पे आ जाते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, पूरा का पूरा जल के बारे में बताया था। जो जल है वो नवीकरणीय संसाधन है सारा का सारा। और मैंने ये भी बताया था कि जल जो है उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अतिशोषण और वो हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इसकी वजह से ख़त्म हो रहा है। इस पिक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अपने ये कोलकाता की पिक्चर है बेसिकली ये, ओके। और इसके बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था क्या कारण है, जैसे एमएनसी वगैरह हो गई है, जो खेतों में पानी यूज़ हो रहा है, 22% जो वाटर है विद्युत है वो बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपने कहाँ से जनरेट होती है, अपने डैम वगैरह से जनरेट होती है, बता दिया था। डैम के कुछ नुकसान भी बता दिए थे मैंने, और इसी वजह से मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग जो है वो डैम को अपोज भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने एमसीक्यू के अंदर कवर करवा दिया था बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा सरदार सरोवर डैम है ना वो 4 राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो अभी तक नहीं देखी और चैप्टर कवर नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर समझने के बाद और चैप्टर कवर करने के बाद, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देखी है ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें आपको मतलब याद नहीं हुई होगी, तो दोबारा वीडियो देखना। जब आपको अच्छे से लर्न हो जाए सारे के सारा पूरा का पूरा चैप्टर लर्न हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आप एमसीक्यू की वीडियो खोलना, आधे सेकंड का टाइम दे रखा मैंने आपको क्वेश्चन बोलने के बाद वीडियो पॉज करके आंसर करना। इससे आपको पता चल जाएगा जी आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ना, महाराष्ट्र सरकार जो है वो दप्पड़दू चल रही है, दप्पड़दू सॉरी मतलब लड़ाई चल रही है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये डैम वगैरह वीडियो दे रखी होगी बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से भी कर लो। देखो मैप क्या आता है, एरो दे देंगे कि यहाँ पर कौन सा डैम है, इतना तो आप बता ही दोगे कि जी यहाँ पर टिहरी डैम है। अगर मैं पूछूँ राणा प्रताप सागर डैम का है, तो राणा प्रताप सागर नाम से ही आपको पता चल रहा है जी राणा प्रताप सागर ये अपने राजस्थान का है, ठीक है। ऐसे याद रखना, सरदार सरोवर डैम तो आप बता ही दोगे यार, नर्मदा रिवर है, इस पर तो आप गलती करना ही मत, और ये आएगा पक्का, ओके। और फिर ये मैंने पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया था, क्या है सिस्टम, खादिन और जोहात बोला जाता है, ये अपन ने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। बुक की एक लाइन कवर करवाई है, ये मैंने कुल वाला बताया था आपको, ये राजस्थान का बताया था, ये मेघालय में बुक मैं बता दूं मैंने ये बॉक्सेस तक कवर करवाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया था ना मेघालय में भी जो है चेरापूंजी जो है शिलोंग में यूज़ करा जाता है, क्या यूज़ करा जाता है, अपना छत वर्षा जल संग्रहण वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ओके। और चलो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसके बाद ये था, और वो मैंने बताया था ना आपको तमिलनाडु के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब करना। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं यार, 96,000 सब्सक्राइबर जो है वो आपने पूरे करवा दिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर रह गए हैं, या मैं बोलूँ 3,700 रह गए हैं, ठीक है, यानी 96,300 हो गए हैं। कभी सोचा नहीं था यार। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। एंड मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहूँ और आपकी हेल्प करते रहूँ। और थैंक यू सो मच दोबारा से सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।